हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, मेरे दोस्त, आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो, यह हिंदी का पेपर होने वाला है आप लोग का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसका कोड है 801 DA। जी हाँ मेरे दोस्त, यह जो पेपर है आपका 16 फरवरी 2023 को यह पेपर आपका हुआ था। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, देखो हिंदी के पूरे 7 सेटों के पेपर हुए थे 2023 में, जैसे 8 से 1 DA, DB, DC, इसी तरह कर 7। तो सातों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ये पेपर है, चलो इसको शुरू करते हैं डायरेक्ट सॉल्व करना। देखो ये अच्छे से मैंने पेपर को अच्छे से टाइप कर बनाया हुआ है। ठीक है, लड़कों ने भेजा था मुझे पेपर, लेकिन वो काफ़ी गंदा सा मतलब था एक तरह से, तो इसलिए मैंने इसको पूरा पूरा अच्छे से देखो टाइप कर लिया है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ लिखा हूँ ऊपर, रिटन बाय नीलेश यादव एंड टीम, तो इससे भड़कना मत आप लोग। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आप लोग के 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, ठीक है, खंड अ के अंतर्गत OMR वाले, उनको सबसे पहले करते हैं। चलो, सबसे पहला यहाँ पहला प्रश्न देख सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बताना है किस युग के लेखक है। नाम में ही इनके छुपा है शुक्ल युग, तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड प्रश्न है, गबन की विधा है। गबन की विधा कौन सी भाई? नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। सही ऑप्शन आपका उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद जी द्वारा यह लिखित है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका देखो यहाँ पे कंकाल के लेखक है। भाई कंकाल, तितली, इरावती जानते हो, इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो ये बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलो हमने 3 प्रश्नों को कर लिया, अब हम लोग उस बगल चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं देखो आपको बता दूं कि अगर आप लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किए हो अभी तक, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लक्ष्य बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारी एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी, UPMSP स्टडी, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो, या इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, इस बैच में बेसिकली जैसे ये DA कोड था, इसी तरह आपका DB कोड होगा, DC, इसी तरह कर 7 सेट होंगे। और हिंदी के नहीं, आपके मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मतलब सारे सब्जेक्ट के साथ साथ सेट के पेपर हुए थे 2023 में। तो सभी सेटों का आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा इस लक्ष्य बैच में, पूरा का पूरा PDF सॉल्यूशन। जैसे इधर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इधर जो आपके संदर्भ व्याख्या से संबंधित होंगे, तो भाई उनका तो आपको ऑब्जेक्टिव जैसा आंसर नहीं चाहिए ना, एकदम डिटेल्ड में सॉल्यूशन चाहिए। जैसे इधर आपको ये संदर्भ व्याख्या है, तो उसमें अच्छे से लिखा हुआ है संदर्भ व्याख्या, एकदम मैंने अच्छे से लिख रखा है टाइप कर तो आप ज्वाइन कर सकते हो ये लक्ष्य बैच। आप मात्र अभी ऑफर आज तक है, ठीक है, 250 रुपये। इसके बाद आपका 299 रुपये इस बैच की प्राइस हो जाएगी। तो ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए आप इस बैच को इस एप्लीकेशन से ज्वाइन कर लो। वहीं पे आपको नंबर मिल जाएगा, अगर कोई भी पेमेंट करने उरने में डाउट होता है तो आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक, तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर बैच ज्वाइन कर सकते हो। चलो हम लोग आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ फोल्ड, उसके बाद हम लोग आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ओके, देख सकते हो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे 4th नंबर है कि कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही किसकी कृति है? ठीक है, तो देखो कलम का सिपाही जो है ना, एक जीवनी विधा की रचना है। विधा भी आप लोग याद रखना, क्योंकि एग्जाम में विधा भी पूछा जाता है। तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। किसकी रचना है? तो अमृत राय जी की। जीवनी क्या होती है? जैसे किसी मतलब दूसरे व्यक्ति या दूसरे लेखक के बारे में कोई लेखक लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। जैसे कलम का सिपाही इस पुस्तक में प्रेमचंद जी के बारे में लिखा गया है, और किसने लिखा है? अमृत राय ने। तो जो यह रचना है उसको बोलेंगे जीवनी विधा की रचना। चलो अगला 5वां हम लोग देख लेते हैं, शुक्ल युग की समय अवधि, यानी शुक्ल युग की यहाँ हमें क्या बताना है? शुक्ल युग की हमें समय सीमा बताना है। देखो, तो इसमें हम लोग का 1900 नहीं, ये नहीं हुआ, 1919 से 1938, ये वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला बी वाला। ठीक, चलो 5वें के बाद 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। साकेत रचना है भाई, बिना कहे सीधे मैथिली शरण गुप्त। साकेत मैथिली शरण गुप्त की एक काफी फेमस रचना है। ठीक है, चलो भाई ये हम लोग का प्रश्न संख्या 6 हो गया। 7वां देखते हैं। 7वां क्या है? 7वां प्रश्न है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं। ओके, महादेवी वर्मा कवित्री हैं। प्रगतिवादी युग, ओके, हमें युग छांटना है। ठीक है, तो देखो महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, उसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब आधार स्तंभ माने जाते हैं क्षयवादी युग के। ठीक, तो ये सी वाला इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 7वें का सी। ठीक है, 8वां प्रश्न, गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है? सीधे सीधे आप लोग याद रखना, पद्माकर की। गंगा लहरी पद्माकर जी की रचना है। प्रश्न संख्या 8 के बाद 9 है कि आधुनिक काल की समय सीमा भाई 1843 से अब
तक का जो समय है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ये वाला आपका डी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 9वें के बाद 10वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, देखो नहीं है हमें छाटना है, निहार, सांध्यगीत, दीपशिखा और युगांत। देखो निहार, सांध्यगीत, दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है, लेकिन जो युगांत है ना, ये आई थिंक सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो जो हमें नहीं है उसे छाटना था, तो ये नहीं है। ठीक, चलो अगला हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 3 पेपर सेट थे ना, जैसे डीए, डीबी, डीसी कर है, तो 3 पेपर सेटों में 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था, और 3 सेटों में करुण रस का पूछा गया था, करुण रस का स्थायी भाव। तो हास्य रस का स्थायी भाव आप लोग याद रखना, वो होता है हास्य, ठीक है, और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। ठीक, तो ये जो 2 चीज है ये आप लोग याद रखना, आपके एग्जाम में मतलब देखना 2024 में भी यह क्वेश्चन पूछेगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर यहाँ पे कि पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। हमें बताना है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ हम लोग का ऑप्शन दिया है रूपक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो भाई कई बार इस प्रश्न को करा चुका हूं मैं, पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक, इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हो, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर। ठीक है, कि सोरठा छंद में चरण है। सोरठा छंद में कितने चरण है? 4, 2, 3, 1। सही ऑप्शन हो जाएगा। सोरठा छंद में आपके कुल 4 चरण होते हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका सोरठा के अलावा एक आपका रोला आता है, तो रोला में 8 होते हैं। ये 2 चीजें आप लोग याद रखना। मतलब छंद से रिलेटेड 2 ही प्रश्न आपसे पूछेगा, कि तो रोला का, कि तो सोरठा का। उसके बाद चलो 13 के बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ओके, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। देखो देश से पहले जो मतलब एक ऐसा उपसर्ग क्या होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे। तो देखो देश के पहले उप लगकर इसका अर्थ परिवर्तित कर दिया है, उपदेश कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा उपसर्ग लगा है? उप, ये वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या ने प्रत्यय के भेद है, इसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, नए सिलेबस के अनुसार। देखो यहाँ शुरू में मैंने ऐड भी कर दिया था, मेंशन भी कर दिया था कि स्टार मार्क वाला प्रश्न नए सिलेबस से हट गया है, अतः उसे ना पढ़े, वह बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, और जितना भी 2023 में मैं देख रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोग पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो वो जो प्रश्न मतलब हट गया है उसे भी मतलब सॉल्व कराते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं जो ये पीडीएफ है ना अच्छे से टाइप किया हुआ है, और उसमें अच्छे से जहाँ जहाँ प्रश्न जिसे भी हटाया गया है वहाँ पे मैंने स्टार मार्क लगा दिया है। तो यहाँ पे स्टार मार्क लगा दिया है। देखो आगे भी कुछ प्रश्न आते हैं, वहाँ पे भी मैं स्टार मार्क लगा दिया हूँ। ठीक, चलो प्रश्न संख्या 16 हम लोग का क्या है? प्रश्न संख्या 16 दे सकते हो कि हानि लाभ में समास है। हमें हानि लाभ में समास बताना है। ये हम लोग की प्रश्न संख्या 16 है। ठीक है, तो देखो प्रश्न संख्या 16 हानि लाभ, या फिर आपने पढ़ा होगा जैसे माता पिता। ठीक है, ये बीच में जहाँ हाइफन आ जाता है, ठीक है, इसका अगर आप समास विग्रह करते हो तो बीच आपका मतलब समास विग्रह करते समय या अथवा और आता है। ठीक है, या अथवा और आता है। जैसे इसका समास विग्रह करोगे हानि लाभ का, तो होगा हानि या लाभ, अथवा ऐसे भी कह सकते हो कि हानि और लाभ। ठीक है, माता पिता का समास विग्रह करोगे तो माता या पिता, या ये भी कह सकते हो कि माता और पिता, तो बीच में या अथवा और आ रहा है, तो इसमें आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक, द्विगु समास एक आता है, इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होती है। द्विगु समास संख्याबोधक होता है, जैसे आपका त्रिभुज हो गया, ये क्या है? संख्याबोधक है त्रिभुज, तो इसलिए यहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज भाई संख्याबोधक तो है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक अलग सा अर्थ भी निकलेगा। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला, अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विष्णु की तरफ ये मतलब ये शब्द ले जाता है। ठीक है, तो वहाँ आपका बहुब्रीही हो जाएगा। अगर द्विगु और बहुब्रीही में कहीं कंपटीशन हो, ठीक है, तो वहाँ बहुब्रीही हो जाएगा। क्लियर, चलो उसके बाद 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मछली का पर्यायवाची है। भाई मीन, सीधे सीधे आप लोग याद रखना, ये आपका 17 का बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17 का बी वाला। अब देखो
प्रश्न संख्या 18, यहाँ पे भी स्टार मार्क लगाए हो, इसका मतलब ये प्रश्न खत्म कर दिया गया है। जो संधि है ना आपका हिंदी से, हिंदी में नहीं आएगा, ये हिंदी से खत्म कर दिया गया है सिलेबस से। आपका संस्कृत में हालांकि संधि है, इसलिए संधि तो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप संस्कृत ले रखे हो तो। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, देखो ये शब्द रूप है, जैसे मधु, मधु था, जैसे नदी था, ठीक है, या बालक, जो भी पहले शब्द रूप थे अब वो नहीं आएंगे। शब्द रूप के जगह पे आपका सर्वनाम आएगा, ठीक है, सर्वनाम शब्द रूप, सर्वनाम आएगा, लेकिन शब्द रूप जो है नॉर्मल जैसे मधु, नदी, ये शब्द नहीं आएगा। सर्वनाम में भी आपका दो, तद और इसमद, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। तद और इसमद आप लोग याद कर लेना। उसके बाद यहाँ देखो ये 20 नंबर जो प्रश्न है ये आपका क्या है, पठिताम धातु का वचन एवं पुरुष है, यानी ये आपका धातु रूप, यानी जो धातु रूप जैसे पठ धातु, लिख धातु, हंस धातु सब था ना, इससे भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। अब कहोगे कि इनके जगह पे कौन सा प्रश्न आएगा, तो इनके जगह पे नए टॉपिक एड किए गए हैं, जैसे वाच्य वाला, वाच्य परिवर्तन वाला, ठीक है। उसके अलावा वाक्य का स्वरूप वाला, विकारी और अविकारी शब्द, ये नए टॉपिक एड किए गए हैं 3 थे, तो उनसे यहाँ पे प्रश्न आएगा, ठीक। तो मैं जब नए पैटर्न पे जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व कराऊंगा तो उसमें आपको इन टॉपिक पे प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ पे। चलो, तो ये रहे हम लोग के एक तरह से 20 के 20 MCQ, ठीक है, इनको हमने सॉल्व कर लिया। अब चलो हम इस बगल आ जाते हैं और इधर जो हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है खंड ब के अंतर्गत, इनको सॉल्व करते हैं। लेकिन इनको हम लोग डिटेल में मैं संदर्भ व्याख्या नहीं कराऊंगा, उसके लिए आप करते रहना, मैं बाकी आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है, क्या चीज़ें, ठीक है। बाकी आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें आपको वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो भी मिल जाएगा और साथ में आपको PDF भी मिल जाएगा। तो आप वीडियो देखो या PDF से ही पढ़ लो, आपको PDF में ही डिटेल में इसका संदर्भ व्याख्या यानी ये प्रश्न जो है इनका आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, हमारी एप्लीकेशन UPMSP स्टडी पे आपको मिल जाएगा लक्ष्य बैच। चलो, खंड ख के अंतर्गत हम लोग आ जाते हैं और इसमें जो वर्णात्मक प्रश्न है उनको हम लोग पढ़ते हैं। देखो वर्णात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आप लोग का गद्यांश से रहेगा, ठीक है। इसमें 2 आपके गद्यांश दिए रहेंगे, ये एक ऊपर दिया है और एक ये नीचे दिया है, ठीक है। और बीच में देखो, बीच में अथवा रहेगा, मीन्स आप इस गद्यांश को करो या इस गद्यांश को, ठीक है। ये गद्यांश दिया, इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न पूछा हुआ है, तो इस गद्यांश को पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो या इस गद्यांश को पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो। आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। तो चलो हम लोग दोनों को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारा इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। ये थोड़ा मतलब कठिन आपका गद्यांश पड़ जाता है, ठीक है। हालांकि ये वाला देखो, ये वाला गद्यांश आसान है। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, यहीं से आप पकड़ लोगे कि ये मित्रता वाला जो चैप्टर है वहाँ से है, ठीक है। जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आप इसका संदर्भ व्याख्या करना, ठीक है, इसको आप छोड़ देना। भला अब हालांकि चलो इसको भी मैं बता देता हूँ। ये जो आपका गद्यांश है ना, ये आपका गद्यांश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित है, भारतीय संस्कृति आप लोग का चैप्टर वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो चलो अब इसका देखो, अब इसका संदर्भ आप करते रहे ना। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ में आप लोग लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। और इसका भी सेम इसमें आप संदर्भ करोगे ऐसे ही, बस लेखक और जो चैप्टर का नाम है चेंज कर दोगे, ऐसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सिंपल। अब रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो भाई रेखांकित अंश की व्याख्या आप करते रहना, ठीक है। और जो ये नॉर्मल प्रश्न है इसको पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ये जो यहाँ पे पूछा हुआ है। बाकी इसका डिटेल में सलूशन आपको लक्ष्य बैच में मिल जाएगा, PDF सहित आपको लिखा हुआ, ठीक, और वीडियो के साथ भी मिल जाएगा। चलो हम लोग आगे चलते हैं। बाकी इसको आप क्वेश्चन बैंक से भी देखकर या इधर उधर से देखकर आप कहीं से भी आप कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है, यहाँ पे जैसे गद्यांश था, यहाँ पे 2 पद्यांश रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक पद्यांश है, ठीक है, और इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न है, और अथवा कर यहाँ पे एक पद्यांश है और इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न है। तो पद्यांशों में से भी आपको कोई एक ही सॉल्व करना है, ठीक है। दो दिए हुए हैं, बीच में अथवा है, लेकिन उनमें से कोई एक ही आपको सॉल्व करना होता है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहला जो यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पद्यांश है
कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाओ सौदे, बुझती साँच न हासी, को है जनक को है जननी, कौन नारी कौन दासी। ठीक है, अब देखो ये जो ना आपका ये पंक्तियां ली गई है ना, सूरदास जी द्वारा लिखित पद नामक पाठ से ली गई हैं। ठीक है, तो अब इसका संदर्भ करना है, इस पद्यांश का संदर्भ करना है। तो पद्यांश का संदर्भ करते समय आप लेखक नहीं बल्कि रचयिता शब्द का यूज करोगे। तो ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। क्लियर? तो इसका आप संदर्भ लिख लोगे। बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या करते रहना कि कौन है जनक, कौ है जननी, मतलब कौन जनक है, कौन जननी है, कौन नारी है, कौन दासी है, तो इसका करते रहना। ठीक, बाकी डिटेल में इसका अच्छे से सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूँ बार बार, कि लक्ष्य बैच में मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। और उसके अलावा जितने भी लड़के लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक है, वो जाकर इस वीडियो के बाद एक बार और पढ़ लेना। अगर पहले से आप पढ़ चुके हो तो एक बार और पीडीएफ पढ़ लेना। पीडीएफ से आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप मतलब 30 मिनट के अंदर चाहोगे तो पूरा का पूरा अच्छे से पेपर पढ़ सकते हो। ठीक है, याद कर सकते हो, सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज कर सकते हो। अब चलो ये हम लोग कर लेते हैं अथवा वाला ये। ठीक है, ये क्या है? अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कृति निस्साकर। ठीक है, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तड़ागर, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। अब जो ये आपका ये जो पद्यांश लिया गया है ना, ये राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित है। आप लोग का चैप्टर स्वदेश प्रेम। ठीक है, ये स्वदेश प्रेम आपका एक चैप्टर है। ठीक है, पद्यांश में उससे लिया गया है। तो आप इसका सिंपल आप संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है भाई? तो वो है राम नरेश त्रिपाठी। सिंपल। ठीक, चलो उसके बाद यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो इस रेखांकित अंश की व्याख्या आप करते रहना। और उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो भाई हमारे जो मतलब वीर जो हमारे शहीद लोग हैं, ठीक है, उनकी मतलब उनका एक तरह से गुणगान किया गया है। ठीक है, चलो तो हम इसको भी कर लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरे के बाद तीसरे प्रश्न पे। अब देखो तीसरा प्रश्न आपका कैसा रहेगा? तो ये आपका संदर्भ और हिंदी अनुवाद से संबंधित रहेगा। और कहाँ से रहेगा? तो देखो आप लोग के हिंदी में पीछे जैसे गद्य का पाठ है, पद्य का पाठ है, हिंदी में पीछे संस्कृत का भी पाठ है। संस्कृत सब्जेक्ट नहीं, संस्कृत का पाठ है। उसको मतलब हिंदी की संस्कृत बोलो या संस्कृत मतलब परिचायिका बोल लो। ठीक है, तो वहाँ से रहेगा यहाँ पे गद्यांश। एक यहाँ पे गद्यांश दिया रहेगा और अथवा कर एक और गद्यांश दिया रहेगा। तो दो दिया रहेगा, लेकिन उसमें से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना रहेगा और साथ में आपका हिंदी अनुवाद करना रहेगा। संदर्भ का 2 मार्क, हिंदी अनुवाद का 3 मार्क, यानी 5 मार्क आपको मिलेगा। तो जैसे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, मतलब यह नगरी भारतीय भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। ये तो इसका हिंदी अर्थ हुआ। तो इसे हिंदी अर्थ यानी वही हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डालकर उसमें लिख देना, लेकिन उससे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। अब देखो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे? इसका संदर्भ लिखते समय लेखक या कवि का नाम नहीं लिखा जाता है। इसमें सिंपल लिखा जाता है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से ली गई है। बस काम खत्म। ठीक है, यह वाराणसी पाठ से उद्धृत हैं, ऐसे लिख दो, आपका संदर्भ हो गया। और हिंदी अनुवाद जो भी आप इसको लिख दोगे तो आपको यहाँ से 5 मार्क मिल जाएगा। यहाँ इधर देख लेते हैं, अथवा कर भी एक दिया हुआ है। अथवा कर ये आपके किस चैप्टर से, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे 1 मिनट यार, इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ। चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है? अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति क्या है? सदा हमेशा गतिशील है। ठीक है, अब देखो ये जो आपका ना पहले यहाँ यहीं से अस्माकम संस्कृति की बात आ गई। आप लोग का संस्कृत में एक चैप्टर है, ठीक है, हिंदी वाली संस्कृत की बात कर रहा हूँ, संस्कृत परिचायिका में भारतीय संस्कृति ही, ठीक है, उसी से ये आपका गद्यांश लिया गया है। सिंपल। तो इसका आप संदर्भ करते रहना और हिंदी अनुवाद करते रहना। बाकी हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 4th नंबर है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब देखो जो आपके जैसे ये चैप्टर थे, जैसे आपका भारतीय संस्कृति हो गया या फिर आपका वाराणसी वाला हो गया, उसके बीच बीच में श्लोक भी दिए हुए हैं। तो श्लोकों को आपका पद्यांश बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 श्लोक दिया रहेगा या इसको पद्यांश भी बोल सकते हो। 2 पद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, इसमें से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक,
जिसका आपका 2+3 यानी 5 मार्क मिल जाएगा। सेम उसी प्रश्न की तरह रहेगा, ये एक तरह से वो गद्यांश था, तो समझ जाओ कि आपका ये आपका मतलब पद्यांश रहेगा। ठीक, तो चलो अब इनको हम लोग कर लेते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तदम भारतम नाम भारतीय यत्र संतति, मतलब समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह क्या है, वह भाई भारतवर्ष है, और जिसकी संतान क्या है, भारतवासी है। ये इसका अर्थ है। ठीक है, और बाकी संदर्भ भाई कैसे लिखोगे इसका, तो संदर्भ तो मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे गद्यांश लिख रहे थे तो यहाँ पे पद्यांश लिखोगे या श्लोक लिखोगे, तो प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, ठीक है, किस चैप्टर से ली गई है ये भाई, तो ये आपका ना बीरह बीरेण पूज्यते आपका जो चैप्टर है ना उससे ये ली गई हैं। ठीक, और बाकी ये किम न हित्वा प्रियो भवति, किम न हित्वा शोचति, किम न हित्वा स्वान भवति, किंतु हित्वा सुखी भवेत। ओके, ये जो है ना लाइन्स, ये आपका जो जीवन सूत्राणी है उससे ली गई है। ठीक, ये याद रखना, ये आपका किससे, ये आपका बीरह बीरेण पूज्यते से और ये जीवन सूत्राणी से ली गई है। ठीक, बाकी इसका आप लिख दोगे तो आपको 5 मार्क, दोनों में से किसी एक का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा, जिसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा। ठीक, चलो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका खंडकाव्य से रिलेटेड रहेगा। तो खंडकाव्य तो हर जिले का अलग अलग होता है, आप देख लेना आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आता है, और उससे रिलेटेड प्रश्न आप लोग याद कर लेना, पढ़ लेना और लिखते रहना। बाकी मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 6। 6 के क और ख में आप लोग का 2 प्रश्न रहेगा। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 में एक क और ख। क में आप लोग का 3 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें लेखकों का नाम दिया रहेगा, उसमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा और उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, जिसका आपका 5 मार्क मिलेगा। तो आप लेखकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और एक रामधारी सिंह दिनकर, 3 लोगों का याद कर लेना, निश्चित है आपके एग्जाम में फंस जाएगा। और अगर कवियों में बात करूं, ठीक है, तो ये भी आपका सेम वही 5 मार्क का आएगा, इसमें 3 कवियों का नाम दिया रहेगा। ठीक, तो उसमें आप तुलसीदास, एक सूरदास और महादेवी वर्मा, इन 3 लोगों का याद कर लेना, और एक किसी और का आप देख लेना, इसमें किसी 4 लोगों का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 5-5 10 नंबर आपका जीवन परिचय का प्रश्न होगा। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न पत्र हम लोग का 7 नंबर है। इसमें आपको श्लोक लिखना होगा एक, जिसका 2 मार्क मिलेगा। 2 लाइन लिख दो श्लोक, आपको 2 मार्क मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो ये श्लोक आया था इसको मत लिख देना, ठीक है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न पत्र में ना आया हो वो श्लोक लिखना होता है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 8वां आपका रहेगा। देखो 2023 में यह प्रश्न आपका 4 मार्क का था, लेकिन इस बार यह प्रश्न आपका 2 मार्क का है। 1 + 1 = 2, यानी यहाँ पे 4 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें से किसी 2 प्रश्न का आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, जिसका आपको 2 मार्क मिलेगा। ठीक है, एक प्रश्न करने का 1 मार्क, एक प्रश्न करने का 1 मार्क, यानी आपको 2 मार्क मिलेगा। क्लियर है? जैसे देखो ये आपका प्रश्न है कि ज्ञानम कुत्र संभवति, तो आप इसका आंसर लिख दो कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, तो इसका 1 मार्क आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आप इसमें से और कोई प्रश्न लिख लो, जैसे भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो भाई ये थोड़ा प्रश्न इसका आंसर बड़ा होगा। ठीक है, तो मान लो इसको आप छोड़ दिए, तो ये इसको कर लो, मान लो कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो भाई वाराणसी मरणम मंगलम भवति, तो आपने 2 प्रश्न कर लिया, तो 2 प्रश्नों का आपको 2 मार्क यहाँ मिल जाएगा। केवल 2 प्रश्न करना होता है, 4 ठे में से 2 को छोड़ देना होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब इधर आ जाते हैं, 1 मिनट इधर। अब देखो यहाँ पे प्रश्न देख सकते हो आप, यहाँ पे जो प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 9। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आपका निबंध लेखन से संबंधित प्रश्न रहेगा। इसमें आपको 4 ठे ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से मतलब टॉपिक दिया रहेगा, उसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना रहेगा, जिसका आपको 7 मार्क मिलेगा अब नए सिलेबस के अनुसार। ठीक है, नए पैटर्न के अनुसार। पिछले साल 9 मार्क इसका मिला था, लेकिन इस बार आपको 7 मार्क मिलेगा। तो यहाँ से 2 मार्क और 2 मार्क आपका संस्कृत उत्तर से निकालकर 4 मार्क का यहाँ पे एक नया प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 10 ऐड किया जा रहा है। ठीक है, इस बार के पैटर्न में 2024 के पैटर्न में वो क्या है, वो है पत्र लेखन। ठीक है, चलो तो ये रहा पूरा का पूरा जो आपका ये पेपर था। ठीक है, किस कौन सा 801 DA। ठीक है, इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा इसको सॉल्व कर लिया, 801 DA जो कोड था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। बाकी अगले वीडियो में हम लोग जो DB कोड होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, और बाकी आप लक्ष्य बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो आप ज्वाइन कर लेना हमारी एप्लीकेशन पे। ठीक है, वहीं पे आपको नंबर भी मिल जाएगा, आप कॉल कर लेना। ठीक, अभी आप ऑफर में मात्र 250 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, चलो तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।